हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। देखो, ये जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड 6 मार्कर जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। अदरवाइज 1 मार्कर और 3 मार्कर तो डेफिनेटली आते ही आते हैं इस टॉपिक में से, इसलिए पूरा टॉपिक स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेस। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। इसमें माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता है, जैसे एक्विजिशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, एक्विजिशन क्या होता है? जब हम किसी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, किसी चीज के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। जब हम कोई इंफॉर्मेशन एक्वायर कर लेते हैं तो हम उसे अपने माइंड में स्टोर करते हैं। तो देखो, माइंड में उस इंफॉर्मेशन को हम कितने टाइम तक स्टोर करते हैं ये पढ़ा जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं तो उसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसे चेंज करते हैं ताकि उसे कम्युनिकेशन में इफेक्टिवली यूज कर सकें। तो समझ आया आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कॉग्निटिव प्रोसेस पर फोकस करते हैं, मेंटल प्रोसेस पर वो एम्फोसाइज करते हैं। मेंटल प्रोसेस में 3 चीजें आती हैं। पहली है एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन और तीसरी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अटेंशन, हम किसी चीज के लिए कितने अटेंटिव हैं, किसी चीज पर हम फुली फोकस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन पे करते हैं और किसी चीज को हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये स्टडी करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। दूसरा है परसेप्शन। हर इंसान का अलग तरह का आउटलुक होता है, अलग तरह का परसेप्शन होता है। हर कोई अलग तरीके से किसी भी चीज को परसीव करता है। तो क्यों ऐसा होता है ये सब स्टडी किया जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को मेमोराइज करते हैं, ये सब आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। नेक्स्ट इज रीजनिंग। जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तो किस तरह से अपनी रीजनिंग अप्लाई करके सिचुएशन को प्रॉपर्ली एनालाइज करके हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। इसी तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में 2 और चीजें आती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल वे से हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट आता है डिसीजन मेकिंग। किस तरह से हम एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं ताकि उसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। तो ये सारी चीजें जो मेंटल प्रोसेस में यूज होती है, जो भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं, वो सारी आती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। तो क्लियर हुआ आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये ऐसी ब्रांच होती है साइकोलॉजी की जिसमें साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेस को। मेंटल प्रोसेस में क्या आता है? मेंटल प्रोसेस में वो चीजें आती है जो माइंड से रिलेटेड होती है, जैसे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीजें स्टडी करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। लेकिन देखो, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कभी भी अकेले स्टडी कंडक्ट नहीं करते, वो कोलैबोरेट करते हैं विद न्यूरोसाइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट इन लैब सेटिंग और नेचुरल सेटिंग। देखो, जब वो किसी के मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो या तो वो लैब सेटिंग में स्टडी करते हैं। लैब सेटिंग का मतलब
क्या हुआ कि जब वो मेंटल प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं और फिर वो अपनी स्टडी को कंडक्ट करते हैं। जबकि नेचुरल सेटिंग यानी जैसा एनवायरनमेंट है उसी एनवायरनमेंट में जब वो मेंटल प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो होता है नेचुरल सेटिंग। तो नेचुरल सेटिंग और लैब सेटिंग दोनों तरह के ही एनवायरनमेंट में स्टडी कंडक्ट की जाती है मेंटल प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करने की, मेंटल प्रोसेस को स्टडी करने की। क्लियर? नेक्स्ट ब्रांच इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ऐसी ब्रांच है जो फोकस करती है ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल सिस्टम एंड बिहेवियर इंक्लूडिंग ब्रेन, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड जेनेटिक्स। देखो, जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है ये ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल सिस्टम एंड बिहेवियर। फिजिकल सिस्टम का मतलब होता है एनवायरनमेंट, यानी जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर डेवलप हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कॉग्निशन अफेक्ट होता है। जैसे देखो, बहुत तेज गर्मी हो रही है और लाइट चली जाती है तो यहाँ पर हमारा बिहेवियर कैसे अफेक्ट होगा? हम बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे और इससे हमारा कॉग्निशन भी खराब हो जाएगा, हमारी अटेंशन डैमेज हो जाएगी और ना ही हमारा प्रॉपर परसेप्शन होगा। तो जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसी हमारी कॉग्निशन होती है और जैसी कॉग्निशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम बिहेव करते हैं। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होगा तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है तो हमारी थॉट भी नेगेटिव बन जाएगी। तो इम्यून सिस्टम और बिहेवियर इन दोनों का भी एक डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह से जेनेटिक्स और नर्वस सिस्टम को भी हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं कि कैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं एंसेस्टर्स से, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कैसे जीन्स का ट्रांसफर होता है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से फंक्शनिंग करता है, ये सब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। क्लियर? अब देखो, जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट है ये कोलैबोरेट करते हैं विद न्यूरोसाइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। जब बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट कोई भी स्टडी कंडक्ट करते हैं तो वो किसका साथ लेते हैं? या तो वो लेते हैं न्यूरोसाइंटिस्ट का साथ, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ वो स्टडी करते हैं, या फिर जूलॉजिस्ट के साथ वो मिलकर स्टडी करते हैं। वो कभी भी अकेले कोई एक्सपेरिमेंट, कोई स्टडी कंडक्ट नहीं करते। क्लियर? अब नेक्स्ट ब्रांच आती है न्यूरोसाइकोलॉजी। देखो, न्यूरोसाइकोलॉजी ये ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें रिसर्चर स्टडी द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। देखो, न्यूरोसाइकोलॉजी में जो रिसर्चर होते हैं वो स्टडी करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरल कम्युनिकेशन के लिए इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये दो न्यूरॉन के बीच में जनरेट होते हैं। दो न्यूरॉन फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, तो जो मैसेज हमारे माइंड तक पहुंचता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से पहुंचता है। जैसे देखो, कोई गर्म चीज है, आप उसे छूते हैं तो एकदम से अपना हाथ दूर कर लेते हैं। तो ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेंस ऑर्गन है वो मैसेज कन्वे करते हैं न्यूरॉन के पास। न्यूरॉन सिक्रेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये फर्दर मैसेज कन्वे करते हैं दूसरे न्यूरॉन के पास और फाइनली मैसेज पहुंच जाता है ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन उस मैसेज को कन्वे करता है रिस्पॉन्सिव न्यूरॉन के पास। रिस्पॉन्सिव न्यूरॉन रिलीज करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस और वो दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देते हैं और फाइनली वो मैसेज हमारे पास पहुंच जाता है कि ये चीज गर्म है, इसे टच मत करना अदरवाइज हाथ जल जाएगा। तो समझ आया आपको न्यूरोट्रांसमीटर का कितना बड़ा रोल होता है न्यूरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन में। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट है
तो ब्रेन हमें किसी तरह का मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब देखो, जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं ये अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं ऑन पीपल विद नॉर्मल ब्रेन एंड विद डैमेज्ड ब्रेन बाय EEG, fMRI और PET। देखो, जो रिसर्चर होते हैं जब वो स्टडी कंडक्ट करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट, तो वो दो तरह के लोग लेते हैं। एक ऐसे लोग जिनका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरे ऐसे लोग जिनका ब्रेन डैमेज्ड है। उन दोनों पर स्टडी कंडक्ट करने के बाद वो उसे कंपेयर करते हैं और जिनका ब्रेन डैमेज्ड है उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वो एडवांस टेक्निक अप्लाई करते हैं रिसर्च में, जो होती है EEG या फिर fMRI या PET। तो इस तरह की एडवांस टेक्निक अप्लाई करके वो ब्रेन की स्टडी को कंडक्ट करके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखो, ये ऐसी ब्रांच होती है साइकोलॉजी की विच स्टडीज फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस that occur at different ages and stages from conception to old age। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ये वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हर स्टेज के डेवलपमेंटल चेंजेस को स्टडी करते हैं। वो स्टडी कंडक्ट करते हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से लेकर के ओल्ड एज तक वो सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस पर स्टडी कंडक्ट करते हैं। अब देखो, फिजिकल चेंजेस में क्या आता है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत क्यूट लगता है, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी पर आता है, एडोलसेंट पीरियड में आता है, तो उसके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ जाता है, वॉइस उसकी चेंज हो जाती है। इसी तरह से उसकी बियर्ड आ जाती है, उसकी मुस्टैच आ जाती है, तो उसके बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। और जब वो ओल्ड एज में आता है तो उसके रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है, उसकी बोन्स वीक हो जाती है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब पढ़ा जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। इसी तरह से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में सोशल चेंजेस को स्टडी किया जाता है। जैसे देखो, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका बिहेवियर हर किसी को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो कैसे भी बिहेव करे, कोई भी उस पर गुस्सा नहीं करता। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो एडोलसेंट पीरियड में आता है, तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे में एक मैच्योरिटी आनी चाहिए, उसके अंदर एटिकेट्स डेवलप होनी चाहिए, वैल्यूज डेवलप होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो बच्चा। और जब वो ओल्ड एज में आता है तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके अंदर बड़प्पन होगा, यंगस्टर्स को गाइड करने की एबिलिटीज होगी। ये सब स्टडी किया जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। इसी तरह से साइकोलॉजिकल चेंजेस को भी स्टडी किया जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत ज्यादा इनोसेंट होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे ही वो बड़ा होता है, एडोलसेंट पीरियड में आता है, तो वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है, सेल्फिश बन जाता है। और जब वो ओल्ड एज में आता है तो वो बहुत ज्यादा अवेयर हो जाता है, एनलाइटन हो जाता है। तो इस तरह से हर स्टेज के चेंजेस को स्टडी किया जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। अब देखो, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये कोलैबोरेट करते हैं विद न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर एंड काउंसलर। क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हर ब्रांच से नॉलेज एक्वायर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो समझ आया आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हर स्टेज के बारे में फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी किया जाता है। इसके बाद आती है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय सोशल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, एटीट्यूड्स, इंटरपर्सनल रिलेशन, एग्रेशन, हेल्पफुल बिहेवियर एंड ओबीडियंस। देखो, सोशल साइकोलॉजिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोग सोशल एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होते हैं। सोशल एनवायरनमेंट आपको पता है, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ केयरिंग और शेयरिंग से रहना पड़ता है। तो किस तरह से वो एक दूसरे के बिहेवियर से अफेक्ट होते हैं, ये सब स्टडी किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में। जैसे फॉर एग्जांपल, एटीट्यूड को वो स्टडी करते हैं
कि कुछ लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कुछ लोगों का नेगेटिव, तो ऐसा क्यों होता है? इंटरपर्सनल रिलेशन लोग कैसे डेवलप करते हैं, फ्रेंडशिप कैसे डेवलप होती है, कुछ लोग एक दूसरे से हेट करते हैं, तो हेट्रेड डेवलप होने के क्या रीजन है, ये सब स्टडी किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में। इसी तरह से एग्रेशन को भी सोशल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है कि लोग एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, क्यों सोसाइटी में इतना ज्यादा एग्रेशन बढ़ रहा है। हेल्पफुल बिहेवियर, लोग एक दूसरे की हेल्प क्यों करते हैं, ये सब स्टडी किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में। देखो, आपको पता है हेल्पफुल बिहेवियर कहाँ होता है, जब आपकी कोई हेल्प करता है तो आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ऑब्लाइज्ड फील करते हैं और आप भी उसकी नीड के टाइम हेल्प करेंगे। तो हेल्पफुल बिहेवियर ये भी सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इसी तरह से ओबीडियंस, देखो कई बच्चे बहुत ज्यादा ओबीडियंट होते हैं और कई बहुत ज्यादा डिसओबीडियंट, तो ऐसा क्यों होता है? ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से होता है। देखो, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि उनके पेरेंट्स कितने ओबीडियंट हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो वो बच्चे भी ओबीडियंट होंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें सोशल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं कि किस तरह से हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू एक दूसरे को परसीव करते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कैसा हमारा एक दूसरे के साथ बिहेवियर है। तो ये सारी चीजें सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। देखो, ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इस ब्रांच से डेफिनेटली या तो 3 मार्कर आता है या एक डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन आता है। तो ये ब्रांच बहुत ध्यान से सुनना। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी डील्स विद कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देखो, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसकी डीलिंग होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कॉजेज के साथ, ट्रीटमेंट के साथ और प्रिवेंशन के साथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है मेंटल इलनेस, यानी जिस पर्सन को कोई मेंटल इलनेस है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो वो क्यों है, सबसे पहले वो कोज को फाइंड आउट करती है कि डिप्रेशन का क्या कारण है कि इस पर्सन को डिप्रेशन की प्रॉब्लम अराइज हुई है। इसके बाद वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करती है, डिप्रेशन का इलाज करती है कि पर्सन को डिप्रेशन जो हुआ है उसका ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। और तीसरा, प्रिवेंशन करती है, यानी दोबारा लाइफ में डिप्रेशन अराइज ना हो उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। तो ये तीनों ही काम करती है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। पहला क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कोज को फाइंड आउट करना, दूसरा उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, और तीसरा उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को दोबारा लाइफ में अराइज ना होने देना, उसे प्रिवेंट करना दोबारा अकर होने में। क्लियर? अब देखो, क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी में 3 लोग होते हैं। पहला होता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, दूसरा होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और तीसरा होता है साइकेट्रिस्ट। ये तीनों कौन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देखो, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है वो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करता है। देखो, ये लोगों को काउंसिल करता है। काउंसिल क्या होता है, लोगों को एक एडवाइस देता है, उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, एक पॉजिटिव पाथ देता है, यानी एक इंटरेक्शन से ही उनका एटीट्यूड वो चेंज कर देता है। तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है ये यूजुअली वर्क करता है विद स्टूडेंट्स, एडवाइज देम अबाउट पर्सनल प्रॉब्लम एंड करियर प्लानिंग। यूजुअली जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है ये स्टूडेंट को एडवाइस देता है, किस चीज से रिलेटेड, उनकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ये फाइंड आउट करता है, दूसरा उनकी करियर प्लानिंग में ये उनकी हेल्प करता है। जैसे 10th के बाद स्टूडेंट्स को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर साइंस। तो इस तरह से करियर प्लानिंग में जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है वो स्टूडेंट की हेल्प करता है। दूसरा आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। देखो, यूजुअली आपके एग्जाम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है।
तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है ये वो साइकोलॉजिस्ट होता है जिसके पास एक डिग्री होती है साइकोलॉजी में। इसके पास इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने की, लेकिन ये कभी भी मेडिकेशन को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। ये कभी भी दवाइयां नहीं दे सकता है। जो पेशेंट आते हैं इसके पास जो भी मेंटल इलनेस से प्रॉब्लम होती है उसे ये मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकता। ये होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। देखो, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये प्रोफेशनल होते हैं, माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये रिजोल्व करते हैं, लेकिन ये मेडिसिन नहीं देते, ये थेरेपी दे सकते हैं या फिर ये अपनी बातचीत से ही लोगों की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्री एसोसिएशन डेवलप करते हैं, यानी जो इनके पास क्लाइंट आता है वो फ्रीली अपनी सारी बातें इनसे शेयर करता है। ये अपने क्लाइंट को एश्योर करते हैं कि उसकी बात की सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी, कहीं भी उसकी बात डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट किया जा सके। तो ये तो थे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दूसरे आते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट वो लोग होते हैं हु हैज अ मेडिकल डिग्री। देखो, साइकेट्रिस्ट के पास एक मेडिकल डिग्री होती है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। दे कैन प्रेस्क्राइब मेडिकेशन एंड गिव इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट। देखो, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ये एक तरह के डॉक्टर होते हैं, इनके पास मेडिकल डिग्री होती है, इनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड होता है उसे ट्रीट करने के लिए ये दवाइयां लिख सकते हैं, ये मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो ये इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। उसके लिए भी ये एलिजिबल होते हैं, ये क्वालिफाइड होते हैं। सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही ऐसे होते हैं जो शॉक थेरेपी से किसी भी सीरियस डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कभी भी इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही वो मेडिकेशन कर सकते हैं, वो दवाइयां भी नहीं लिख सकते हैं, वो सिर्फ थेरेपी दे सकते हैं या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो समझ आया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से ये 3 पॉइंट लिख लेना। पहला है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनके पास एक डिग्री होती है जो साइकोलॉजी की होती है, और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास मेडिकल डिग्री होती है। दूसरा, ये कभी भी मेडिकेशन को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ये मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनके पास इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं इनके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सीरियस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो वो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं कर सकते, किसी डिसऑर्डर को वो ट्रीट नहीं कर पाते, तो वो उसे रेफर कर देते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ब्रांच है जो डेवलप करती है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल टू ट्रेन पीपल इन एजुकेशन। इसकी एक और ब्रांच है स्कूल साइकोलॉजी which focuses on social, intellectual and emotional development of children। देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डेवलप करते हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, कि कौन से मेथड यूज किए जाएं लोगों को एजुकेट करने के लिए, किस तरह का मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उनकी लर्निंग इजी हो। देखो, पहले एजुकेशन में टीचर सेंटर्ड मेथड पर फोकस किया जाता था, लेक्चर मेथड पर फोकस किया जाता था। जो स्टूडेंट होते थे वो टोटली पैसिव होते थे, लेकिन आजकल क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, डिस्कशन मेथड पर फोकस किया जाता है। जो स्टूडेंट है वो टोटली एक्टिव है। इसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ऐसा मटेरियल डेवलप करते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे लर्नर को, वो किसी तरह की कोई बोरियत फील ना करे।
अब देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक और छोटी सी ब्रांच है जिसका नाम है स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फोकस करते हैं सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर बच्चों की स्टडी पर फोकस किया जाता है, उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। चिल्ड्रन का सोशल डेवलपमेंट यानी किस तरह से उन्हें सोसाइटी में इंटरेक्ट करना है, कैसे उन्हें सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है, ये सब सिखाया जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है, क्रिएटिविटी डेवलप की जाती है, रीजनिंग डेवलप की जाती है। इसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों को इमोशनली स्टेबल बनाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि किसी भी सिचुएशन में वो गिव अप ना करें, कभी भी वो एंग्शियस ना हो, नर्वस ना हो, हर सिचुएशन को वो कामली एंड क्वाइटली फेस करें। तो इस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है चिल्ड्रन के। ये आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। और लास्ट आती है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। देखो, क्रॉस कल्चरल, इससे हमें पता लगता है जो हमारा कल्चर नहीं है, और कल्चरल यानी जो इंडिया का कल्चर है। तो ये एग्जामिन करती है रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशंस। जो क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी है, ये दोनों तरह के कल्चर पर फोकस करती है, जो इंडिया का कल्चर है उस पर भी और जो वेस्टर्न कल्चर है उस पर भी। किस तरह से इंडिया के लोगों का बिहेवियर है, कैसे हम बिहेव करते हैं और कैसे वेस्टर्न पीपल बिहेव करते हैं, क्या डिफरेंसेस है एक दूसरे के बिहेवियर में, ये सब स्टडी करती है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। इसी तरह से थॉट और इमोशन पर फोकस करती है कि जो वेस्टर्न कल्चर की थॉट्स है वो हमारी थॉट से मैच नहीं करती, उनके जो इमोशंस है वो हमारे इमोशन से मिसमैच करते हैं। तो ये क्या रीजन है, क्यों दोनों कल्चर में इतने डिफरेंसेस हैं, ये सब स्टडी किया जाता है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी में। होपफुली आपको सारी ब्रांचेस साइकोलॉजी की अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि उसमें जो ये बोर्ड के नोट्स है वो सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।